जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक वैसे तो बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन एएस वाले बच्चों के लिए भी ये टॉपिक थोड़ा सा 2 साल पहले चैलेंजिंग हो गया जरा सा। और ए2 वालों के लिए बहरहाल जो है ना, ये टॉपिक मेरा नहीं ख्याल कितना मुश्किल तस्वुर करेंगे, क्योंकि उसके बाद ए2 में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए ए2 के लिए तो ये इतना मुश्किल नहीं होने वाला। एएस चूंकि पहली दफा पढ़ रही होती है, तो इसलिए तो टॉपिक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है पहली दफा में, लेकिन उम्मीद है कि अगर स्कूल में पढ़ा हुआ है तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली जो सेक्शन हम कवर करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का सेक्शन है। यानी केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जो कंपाउंड की एनालिसिस के लिए, कंपाउंड की स्टडी के लिए इस्तेमाल होती हैं। बेटा, इन एनालिटिकल टेक्निक्स में से हमारे AS A2 सिलेबस में 3 टेक्निक्स शामिल हैं। एक टेक्निक जिसके बारे में आज हम बात शुरू कर रहे हैं, जो AS A2 दोनों में कॉमन है, वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। जो टेक्निक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालिटिकल टेक्निक्स में केमिस्ट्री के, वो टेक्निक मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। दूसरी टेक्निक जो अगेन AS A2 में कॉमन है, वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। AS A2 में कॉमन से मुराद ये है कि अगर आपने AS में ढंग से नहीं पढ़ी थी तो A2 में भी नहीं आती होगी आपको, और सवाल बहरहाल AS A2 दोनों में आते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये 2 टेक्निक्स तो AS A2 दोनों के लिए कॉमन है, इसीलिए आप 7 क्लास में मौजूद हैं। ये दोनों टेक्निक्स आप साथ ही पढ़ेंगे। और उसके बाद तीसरी टेक्निक जो है वो है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये सिर्फ और सिर्फ A2 का है। तो इसलिए जो A2 वाले बच्चे मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि ये AS A2 दोनों के लिए है, ये भी AS A2 दोनों के लिए है, और ये सिर्फ A2 का है। तो हम पहले मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, और जब NMR की बात आएगी तो जो AS के बच्चे इसमें आज क्लास में शामिल हैं उनको आने की जरूरत नहीं है। NMR आपका सिलेबस नहीं है, NMR सिर्फ A2 का पार्ट है। तो ये 3 कॉमन टेक्निक्स, और मजे की बात ये है कि ये तीनों टेक्निक्स एक सीरीज में अप्लाई की जाती हैं। जब एक अननोन कंपाउंड, एक नया कंपाउंड डिस्कवर होता है, तो उसके स्टडी के लिए, उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उसकी बॉन्डिंग को समझने के लिए, उसके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को समझने के लिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR। ठीक है ना। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो शुरू होने लगा है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। बेटा, इसका एक सेशन आज हो जाएगा और मैक्सिमम आज ही कवर हो जाएगा। उसके बाद जो थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट है वो वेंसडे को होगा। तो इसलिए क्योंकि मैंने क्लास मर्ज की है, तो AS A2 वाले दोनों जहन में रखें कि वेंसडे वाली क्लास में मास स्पेक्ट्रोमेट्री का टॉपिक इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। मैक्सिमम आज हो जाएगा, हो सकता है पूरा भी हो जाए, डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छे से समझ में आता है। तो उसके बाद फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और फिर NMR है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। ठीक है जी। तो इसका एक सेशन आप अभी ले रहे हो, एक वेंसडे को लोगे, इसी तरह फिर एक जो है ना वो थर्सडे को होगा, और फिर एक सैटरडे को। तो 4 सेशंस के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम काफी कुछ कवर कर जाएंगे। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के ये 3 टॉपिक्स हैं जो हमने अब लाइन से डिस्कस करने हैं। इनमें रिलेटिवली सबसे आसान मास स्पेक्ट्रोमेट्री ही है। तो आप पहली हेडिंग बना लेते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। पहली हेडिंग, जो पहला टॉपिक हम सब शुरू करने जा रहे हैं, वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और मैंने बताया कि जो बच्चे A2 में हैं उनके लिए ये टॉपिक A2 AS से ही आ रहा है, थोड़ी डिटेल A2 में मजीद है, लेकिन जो AS वाले बच्चे हैं बहरहाल उनके लिए टॉपिक पूरा पढ़ना जरूरी है। और पहले 2020 से पहले, 2020 से पहले मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो AS में थी वो बहुत ही छोटी सी थी, बहुत छोटी सी थी, बस एक सिंपल फॉर्मूले के ऊपर थी। लेकिन उसके बाद 2020 के बाद जो है वो फ्रेगमेंटेशन और फिर मॉलिक्यूलर आयन पीक्स, ये नए नए कॉन्सेप्ट उसमें ऐड हो गए AS के अंदर भी। तो इसलिए आपका इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये टॉपिक जरा सा भी मुश्किल है। अगर आपने इसमें एग्जाम में जरा सी भी मिस्टेक की तो अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि टॉपिक काफी आसान है। आपको अगर ना आता हो तो अफसोस की बात है। तो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं कि ये टेक्निक है क्या। ठीक है, इस टेक्निक को क्यों यूज किया जाता है और ये टेक्निक कैसे काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, हो सकता है कि आपने डायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, लेकिन हम थोड़ा सा ना इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ जाए, वरना रट्टा लगाना पड़ेगा और अगर कोई थ्योरेटिकल रीजनिंग आ गई तो आप फंस जाओगे।
तो थ्योरेटिकल रीजनिंग में ना फंसे, इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें जान लेना होगा। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो बेटा सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक है क्या। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना ऑनलाइन वालों को? भाई आप लोग बिल्कुल ही साइलेंट बैठे हुए हो, आवाज आ रही है सबको? यस सर, आवाज आ यस सर आ रही है। इट इज एन एनालिटिक, डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक टू determine the isotopic to determine the relative atomic and relative molecular masses of unknown sample or unknown element or compound by isotope abundance and fragmentation। ठीक है जी, डेफिनेशन में सारे एस्पेक्ट्स कवर कर दिए हैं। क्या है भाई? ये एक एनालिटिकल टेक्निक है। नए और पुराने सारे बच्चों के लिए तवज्जो देना जरूरी है। ये एक एनालिटिकल टेक्निक है, एक एनालिसिस का टूल है। कब इस्तेमाल करेंगे? मान लीजिए कि हमारे पास एक नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ है, एक नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ। अब जब कोई भी नया कंपाउंड बच्चों डिस्कवर होता है तो सबसे पहले उसको जिस टेक्निक के थ्रू गुजारा जाता है, एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ, एक नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ, सबसे पहले उसे जिस टेक्निक से गुजारा जाता है वो टेक्निक मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, जिसमें अगर एलिमेंट है तो हमें उसका रिलेटिव एटॉमिक मास पता चलता है। कैसे? बाय इट्स आइसोटोपिक अबंडेंस। और अगर कंपाउंड है तो हमें उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पता चलता है बाय फ्रेगमेंटेशन। देखो, दो बात समझना, मास स्पेक्ट्रोमेट्री दो लेवल्स पे स्टडी की जाती है, एक एलिमेंट के लेवल पर और एक कंपाउंड के लेवल पर। पहले तो ये डिफरेंशिएशन समझना सबके लिए जरूरी है कि आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री को जो की टेक्निक का जो यूज करते हैं वो दो लेवल्स पे करते हैं। अगर एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ, नया एलिमेंट है, तो अब इसका मास कितना है, इसके आइसोटोप्स कितने हैं, ये डेटा भी हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मिलेगा। और अगर एक नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ है तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है और उसके अंदर कौन कौन से फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये सारी बातें भी हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पता चलेंगी। तो असल में मास स्पेक्ट्रोमेट्री दो चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मासेस के बारे में भी और कंपाउंड के रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में भी। तो मेजर जो यूज होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का वो होता है टू फाइंड आउट द एटॉमिक मास और द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन कंपाउंड। अब वो कैसे करती है थोड़ा आइडिया मैं आपको दूंगा ताकि आपको एक थ्योरेटिकल बेसिस मिल जाए और उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है जी, तो पहले समझ लेना जरूरी है कि एनालिटिकल टेक्निक ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूजेज दो लेवल्स पर होता है। एक लेवल क्या है? एलिमेंट की स्टडी के लिए, ठीक है, और दूसरा लेवल क्या है बेटा? कंपाउंड की स्टडी के लिए। और दोनों में मेजरली जो डिटेल हमें पता करनी है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास, और यहां जो डिटेल हमें पता करनी है वो है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, तो बेसिकली अगर हम यूं कह लें कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जो अननोन सैंपल का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास निकालने का टूल है, तो ये गलत ना होगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री को अगर आप एएस में या ए2 में एज अ बेसिक इंट्रोडक्टरी अगर जानना चाहते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पर, तो वो क्या है कि ये वो टेक्निक है जो नए सैंपल्स का मास निकालने के काम आती है। इज दैट क्लियर? अबीहा, फातिमा, हानिया, लाइबा, यस सर। इंशाल, ईमान, सारा, आहा, Yes, sir. मामा, आफरीन, ये बात सबको समझ में आती है? चलो, अब मेरे Yes, बच्चे सर। अब जल्दी से, क्योंकि एमसीक्यू में ये आता है, अगर मैं ये ना बताऊं तो मुझे डर है कि आप एमसीक्यू में कहीं मार ना खा जाएं, इसलिए मैं आपको अब ये जो अगली बात बता रहा हूं। आफरीन, आमना कहाँ है भाई? आफरीन, आमना नहीं है क्लास में तुम्हारी? सर पता नहीं। जगाओ जरा उसको। जी सर। अब आ जाओ प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग पर।
कि भाई ये काम कैसे कर रही है, ये टेक्निक का बेसिक वे ऑफ वर्किंग क्या है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो उतनी डिटेल आपसे ना पूछेगा एग्जाम में, ना बुक में मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी डिटेल जरूर बताऊंगा, ठीक है ना, कि ये मशीन काम कैसे कर रही होती है। देखो मेरे बच्चों, इस मशीन के काम करने में सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो है वेपराइजेशन। आपको आइडिया आ जाएगा कि मशीन काम कैसे कर रही है, कि जो भी सैंपल आपको टेस्ट करना होगा, जो भी एलिमेंट है या जो भी कंपाउंड है जिसको आपको टेस्ट करना है, जिसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, उसको सबसे पहले आप किस प्रोसेस से गुजारते हैं, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि वो जिस भी स्टेट में है आप उसे किस स्टेट में कन्वर्ट कर लोगे, बोलो भाई, गैसियस स्टेट में। भाई समझना जरा, पहला स्टेप इस प्रिंसिपल, इस मशीन के काम करने का जो पहला स्टेज है वो बच्चों क्या है, स्टेज ऑफ, अरे बोलो भाई फातिमा, हानिया, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब कहा क्या हो गया कि जो भी सैंपल जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हो उसे आप पहले गैसियस स्टेट में ले जाओगे। दूसरा स्टेप, जब वो गैसियस स्टेट में चला गया तो अब दूसरा स्टेप होता है इसमें आयोनाइजेशन। अब ये थोड़ा समझ लीजिए, आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, कि मान लीजिए कि ये हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, गैस के एटम्स हैं, यानी जो भी सैंपल था ना उसके ये एटम्स हैं मान लीजिए, या मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप जानते हैं कि इन एटम्स या मॉलिक्यूल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स है ना इनकी सराउंडिंग में, इनके शेल्स में यस इलेक्ट्रॉन सर। है नहीं है, बिल्कुल है। जब आपने इनको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लिया, और अब मान लीजिए कि मैं कोई भारी सा पार्टिकल लेता हूं, कोई भारी सा पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन या कोई भी भारी पार्टिकल लेता हूं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, और वो पार्टिकल आकर इस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए तो क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, बोलो बेटा। या इसी तरह अगर इस, यस सर। क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, बिल्कुल। या अगर ये एटम को धक्का पड़े और ये एटम धक्का देकर इस एटम से टकरा जाए तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, बोलो बेटा। यस सर, कर देगा। बिल्कुल बेसिक है, ज्यादा मैं डिटेल, साइंटिफिक डिटेल में नहीं घुसूंगा, बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं। सबसे पहले क्या किया हमने, जो हमारे सैंपल जिसको हमने टेस्ट करना है उसे हम वेपोराइज करते हैं, गैसियस स्टेट में ले जाते हैं। उसके बाद उसकी कराते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन करने का मकसद क्या है, आयोनाइजेशन का में क्या हो रहा है कि हम इस पर जो है ना वो पार्टिकल्स की लाइक अल्फा रे या बीटा रे की बम्बार्टमेंट करते हैं। और इस बम्बार्टमेंट में क्या होता है कि ये जो सैंपल पे जाके जब ये रे पड़ती है, ये पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होंगे, मुझे बताना, तो ये जो सैंपल होगा क्या वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, बोलो बेटा। कि जब यस सर, कर लेगा। पार्टिकल नॉकआउट होगा तो क्या ये सैंपल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, बोलो बेटा। यस सर। यस सर, इट विल। अब इसको एक डायग्राम के सेटअप में समझते हैं। ये सारा प्रोसेस एक मशीन के अंदर हो रहा है, जिसका एक सिंपल सा डायग्राम मैं यहां बनाऊंगा। मान लीजिए कि ये इस कंटेनर है जहां टेस्टिंग चल रही है, तो इसके अंदर हमने क्या किया है, ऐसे बाहर से पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया है, और इन पार्टिकल्स ने स्ट्राइक करके यहां पर पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस कर दिए हैं। अगर मैं डायरेक्ट कर लूं इस बात को, जो सैंपल हम टेस्ट करने जा रहे हैं उस सैंपल में पॉजिटिव आइंस बन गए हैं, यस और नो। यस सर। बेटा फिर समझना, पहला स्टेप कौन सा गुजारा, ताहा वाहिदी, सारा, मिनाहिल, पहला स्टेप कौन सा गुजारा बेटा, इंशाल्लाह वेपराइजेशन। सैंपल में तैयार कर लिया ताकि फोर्सेस खत्म हो जाएं। फिर क्या किया, पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट ताकि हो जाए आयोनाइजेशन, और पॉजिटिव पार्टिकल्स, पॉजिटिव फ्रेगमेंट्स, पॉजिटिव स्पीशीज प्रोड्यूस हो जाए। उसके बाद मेरे बच्चों पॉजिटिव स्पीशीज जब प्रोड्यूस हो गई तो यहां पर लगी होती है एक स्क्रीन, फोटो सेंसिटिव स्क्रीन, ये आ गई एक स्क्रीन, ठीक है ना। और मौजूद होता है यहां कैथोड। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इन पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब ये पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ आएंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ स्क्रीन की तरफ मूव करेंगे, तो दरमियान में, अब थोड़ी फिजिक्स आने वाली है यहां पर, पता नहीं आपको फिजिक्स कितनी आती है मुझे नहीं मालूम, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो घबराना नहीं, मैं थोड़ी सी बात बता के खत्म करने वाला हूं। तीसरे स्टेप की तरफ जा रहा हूं। पहला स्टेप सैंपल को वेपराइज कर लिया, दूसरा स्टेप सैंपल को आयोनाइज कर लिया। अब तीसरा स्टेप क्या है कि हम एक कैथोड प्लेट लगाते हैं
और स्क्रीन लगाते हैं और पार्टिकल्स और स्क्रीन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और उस मैग्नेटिक, अब क्या होगा, कैथोड इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब ये पार्टिकल्स मूव करेंगे कैथोड की तरफ तो दे हैव टू पास थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? Yes, sir. और मेरे बच्चे, फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, फिजिक्स में कभी पढ़ा है चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है, तो कोई बता दे दिल खुश हो जाए। ओ लेवल में शायद पढ़ा हो, या A2 में पढ़ा हो, या एएस में। It जब will undergo circular motion. तो क्या उसकी मोशन कर्वेचर वाली मोशन होती है? अगर एक Circular motion, yeah. तो क्या उसका पाथ चेंज हो जाता है? बोलो भाई। जी सर। Yes, sir. ठीक है ना? Of आप course. समझ लो, जिसको ये इतनी फिजिक्स का नहीं पता, तो बस इतनी बात समझ लो कि मेरे बच्चे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है कि आपने पार्टिकल यानी सैंपल की स्टडी का प्रिंसिपल समझ रहे हैं। हम सैंपल को वेपराइज करते हैं, फिर आयोनाइज करते हैं, और फिर मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में हर पार्टिकल, ये जो अगर मान लो ये अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए कि अलग अलग इनका मास है, तो ये हर पार्टिकल अपने चार्ज और अपने मास के लिहाज से जब मैग्नेटिक फील्ड में गुजरता है ना, तो ये अलग तरह का कर्वेचर प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए ये वाला पार्टिकल यूं कर्वेचर प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला पार्टिकल यूं करके कर्वेचर प्रोड्यूस कर रहा है, अलग अलग तरह का कर्वेचर प्रोड्यूस होता है। और इसको जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड करती है, इसके रेडियस को रिकॉर्ड करती है। और फिर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आपने फिजिक्स में पढ़ी है इसी टॉपिक में, जब चार्ज पार्टिकल घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें एक फॉर्मूला पढ़ते हैं आप, R = mv/EB। अब ये फिजिक्स का क्लास नहीं है, लेकिन मैं फॉर्मूला सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि सर क्या बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आप, मशीन क्या करती है, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालती है, जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से घूमता है, तो रेडियस मशीन नोट कर लेती है उसका कि कितने कर्वेचर पे घूमा, और फिर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मशीन कैलकुलेट करती है m/e। जो जिन बच्चों ने भी A2 में आ गए हो या AS में भी स्कूल में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो डेटा होता है उसमें m/e लिखा होता है। तो ये m/e क्या है? वैसे तो इट्स अ रेशियो ऑफ मास टू चार्ज, लेकिन आप इसे सिंपल मास ले सकते हो। तो मैं सिर्फ समझाना ही चाह रहा हूं कि जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का आप डेटा देखते हो, उस डेटा में आपको नजर आता है m/e का रेशियो। तो मशीन m/e कैसे कैलकुलेट करती है? बाय कैलकुलेटिंग दी रेडियस। रेडियस कैलकुलेट करके मशीन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पे सेट होती है, और जिस पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस तरह का आता है, उसे मशीन जो है वो m/e के डेटा में कन्वर्ट करती है, और एक ग्राफिकल पैटर्न में उस डेटा को, सैंपल के एनालिसिस के रिजल्ट को शो करती है। और उसी को हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री एनालिसिस कहते हैं। दोबारा समझिएगा, मैं फिर कंक्लूड कर दूं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो 3 स्टेप्स की वर्किंग का नाम है, जो उस वक्त की जाती है जब कोई नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ और हमें उसकी एनालिसिस करनी है। सबसे पहले हम सैंपल जो हमने कलेक्ट किया है उसे हम वेपराइज करते हैं, फिर हम उसे आयोनाइज करते हैं। अब जब आयोनाइज करेंगे तो अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग तरह से आयोनाइज होंगे। कोई बड़ा पार्टिकल होगा, कोई छोटा पार्टिकल होगा। जब ये आयोनाइज जाते हैं, देन दे आर पास थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ये पास कराए जाते हैं, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ये पास कराए जाते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज एंड चार्ज दे produce curvature in the magnetic field, or that curvature is recorded by the machine, and then doing some maths, m/e ratio, mass to charge ratio is calculated, जिसे मशीन एक रीडिंग की फॉर्म में जाहिर करती है, एक ग्राफ की फॉर्म में जाहिर करती है, और आपको कुछ इस तरह का डेटा मिलता है। किस तरह का डेटा मिलता है? कि मान लीजिए पहला पार्टिकल घुसा, तो आपको इस तरह का यहां लिखा होगा m/e, और यहां लिखा होगा परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज अबंडेंस समझ में आए तो बताना, नहीं आए तब भी बताना। परसेंटेज अबंडेंस। तो मान लीजिए पहला पार्टिकल घुसा, मेरी स्क्रीन आ रही है? हैंग हो गई है मेरी स्क्रीन। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तुम लोग? सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर स्क्रीन नहीं आ रही। हैक कर रही है। एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन में रुक गई है, सब्र करो। दोबारा अभी स्क्रीन आ जाए तो बताना। आ गई? नो No, सर। sir. अब आ गई होगी, देखो। Yes, जी। sir, आ गई. यस सर।
तो बेटा हम क्या समझ रहे हैं, बजाय इसके कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे चला जाऊं, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर जो है ना थोड़ी सी इसकी डिटेल थ्योरेटिकल पता होगी ना तो आप फंसोगे नहीं। तो हमने क्या कहा कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक बेसिक टेक्निक है जो किसी भी अननोन सैंपल पर सबसे पहले अप्लाई की जाती है, और प्राइमरी पर्पस इसका जो है ना वो रिलेटिव एटॉमिक मास तक पहुंचना होता है, जो मैं तुम्हें समझाऊंगा भी कैसे पहुंचते हैं। एएस एलिमेंट के लिए तो समझना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कंपाउंड के लिए जिसकी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इंशाल्लाह तुम्हें समझ में हर चीज आ जाएगी, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग में क्या है कि जो सैंपल है उसे सबसे पहले वेपराइज किया जाता है, फिर आयनाइज किया जाता है, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसको पाथवे से गुजारा जाता है, और फिर हर पार्टिकल अपने मास और साइज के लिहाज से अलग तरह का कर्वेचर इसमें प्रोड्यूस करता है, और मशीन इसकी कुछ मैथ्स करती है और मैथ्स करके एक डेटा जनरेट करती है। और जो वो डेटा ही मैं समझा रहा था कि किस तरह का डेटा जनरेट होगा मुस्तफा, ये मान लीजिए मशीन जो है ना इस तरह का डेटा जनरेट करेगी कि जिसमें मशीन इस तरह आप समझें कि एक लाइन यूं आई, अब ये लाइन जो यूं करके आ रही है, मान लीजिए कि एट अ मास ऑफ 35 आ रही है, ठीक है, मास टू चार्ज रेशियो 35 आ रहा है, आप इसको सिंपल फिलहाल मास समझ लो कि फिलहाल मास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन ने जो पहला पार्टिकल डिटेक्ट किया है वो है मास 35 पर, रिलेटिव मास 35 पर, और ये जो लाइन की हाइट है ये बता रही है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब कितने ज्यादा पार्टिकल, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करूं यहां कहीं पर, और लेट से इसकी हाइट में छोटी रखता हूं, और मैं कहता हूं ये है एट अ मास ऑफ 30, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन ने कर्वेचर की बुनियाद पर दो तरह के पार्टिकल्स डिटेक्ट किए, एक जिसका मास 35 है और एक जिसका मास 30 है, और 30 वाले की लाइन कम है, हाइट छोटी है, इसका मतलब क्या है कि 30 वाले पार्टिकल्स नंबर में कम थे और 35 वाले पार्टिकल नंबर में ज्यादा है। परसेंटेज अबंडेंस का मतलब है हाउ फ्रीक्वेंटली मशीन हैज डिटेक्टेड दोस पार्टिकल्स। जितना ज्यादा हाइट होगी, जितना ज्यादा हाइट होने का मतलब क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट, वो पर्टिकुलर पार्टिकल, वो पर्टिकुलर चार्ज, वो पर्टिकुलर सैंपल जो है बार बार मशीन में आके टकराया है, बार बार मशीन में आके टकराया है, यानी उसकी अबंडेंस ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है। जब मैं यहाँ दो लाइनें ऐसे बनाता हूं इसका मतलब क्या है कि जो सैंपल में टेस्ट कर रहा हूं उसमें दो तरह के मासेस पाए जाते हैं, दो तरह के सैंपल्स पाए जाते हैं, एक 35 मास वाला और एक 30 मास वाला। 35 वाले की जो अबंडेंस है वो ज्यादा है, 35 वाले का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, और 30 वाले की क्वांटिटी कम है। तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन जो है ना वो उतनी मुश्किल है नहीं, लेकिन समझ आनी चाहिए कि मशीन जब ये दो लाइनें दे रही है इसका मतलब है जो सैंपल टेस्ट किया जा रहा है उसमें दो तरह के फ्रेगमेंट्स हैं, दो तरह के चार्ज हैं, दो तरह के, और सारे चार्ज कौन से होंगे, पॉजिटिव होंगे। चार्ज सारे फातिमा पॉजिटिव ही होंगे, बट लेकिन जैसे मैं समझाऊं आपके सर अलग अलग कैसे, मिसाल के तौर पे एक ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन 79 वाला है और एक ब्रोमीन 81 वाला है जी, एक ब्रोमीन 79 है और एक ब्रोमीन क्या है 81 है। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज ही एक्वायर करेंगे, वेपराइजेशन के बाद आयनाइजेशन में दोनों पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेंगे, लेकिन चूंकि दोनों का जो साइज है, दोनों का जो मास है वो थोड़ा सा एक दूसरे से क्या है, अलग है, तो क्या दोनों सेम कर्वेचर बनाएंगे, बोलो बेटा। नो सर। नहीं, जब सेम कर्वेचर हानिया नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब इनका मशीन को रीड करेगी तो इनके जो पीक्स हैं, इनके जो ग्राफ में रीडिंग्स आएंगी वो सेम नहीं आएंगी, अलग अलग आएंगी। एक की रीडिंग 79 पे प्रोड्यूस होगी और दूसरे की रीडिंग जो है वो 81 पे प्रोड्यूस होगी। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बस यूं समझ लीजिए कि मशीन में जितनी लाइंस आपको दिख रही हैं इसका मतलब है जो सैंपल टेस्ट किया गया है उसमें उतनी वैरायटी मौजूद है, और ये जो मास टू चार्ज रेशियो पे फिगर है ये उसका मास है उस पार्टिकल का, और जो हाइट ऑफ दी पीक है ये उसकी अबंडेंस को शो करता है। इज दैट क्लियर बच्चों, सारे बच्चों यस सर, क्लियर। Yes, sir. आफरीन, फातिमा, हानिया, ईमान, इंशाल, लाइबा, मुस्तफा, यस सर। मामा, यूसुफ, तैयबा, ताहा, सारा, मिनाहिल। Yes, sir. यस सर। यस सर। बेसिक आइडिया मिल गया, सबको क्लियर, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर। नो नो सर। अब मेरे बच्चे इसमें पहला जो है ना, पहला जो लर्निंग है वो तो बिल्कुल ही आसान है, और वो है जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, हानिया जो बेटा पहली क्लास ले रही हो जरा आप भी समझना कि मैंने शुरू में बताया कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो टेक्निक है वो दो लेवल पर अप्लाई होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट वाला बिल्कुल हलवा है,
एलिमेंट वाला बिल्कुल आसान है, पहले वो बताऊंगा। उसके बाद असल जो एग्जाम में फंसते हैं ना बच्चे, वो कंपाउंड वाले में फंस जाते हैं। तो कंपाउंड वाला भी डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले एलिमेंट वाला तो आप समझ लीजिए कि हमें एक अननोन नया एलिमेंट मिला है। अब उस नए एलिमेंट के ऊपर हमने हमने जो है ना वो ये टेक्निक अप्लाई की है, और टेक्निक अप्लाई करने के बाद हमें एक सर्टेन डेटा मिला है। अब हम इस डेटा के थ्रू रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे उस एलिमेंट का। तो एलिमेंटल एनालिसिस, समझ गए हो बच्चों? पहले हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री की एलिमेंटल एनालिसिस को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक है, आसान है, हलवा है। जो गधा होगा, जो खच्चर होगा, उसे नहीं आता होगा, बाकी सबको आता होगा। ताहा अहमद वाहिदी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी सर, आ रही है। वो जैनब कहाँ है, जैनब? सर वो घर पे नहीं है। यार अजीब बात है। और वो क्या हुआ, आमना ने बताया क्या मरी हुई है वो? नहीं सर। यार अजीब तुम लोग बच्चे हो यार, खुदा की कसम। चलो, पर्सन मान लीजिए कि एक एक्स एलिमेंट डिस्कवर हुआ, ठीक है। एलिमेंटल बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं, एलिमेंटल एनालिसिस, बेसिक्स नहीं पढ़ी, एलिमेंटल एनालिसिस। हानिया को बात कुछ समझ में आ रही है? हानिया रिजवान, हानिया रिजवान, यस सर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये फातिमा कौन सी वाली फातिमा है? ये फातिमा एएस वाली है, A2 वाली है? A2 वाली। फातिमा आसिम कहाँ है भाई? आज तो 3 फातिमा होनी चाहिए क्लास में, आधे बच्चे तो गायब हुए हैं क्लास में से। चलो, तो ये परसेंटेज क्या ये मैं अबंडेंस हो? फातिमा ताहिर हूँ। अच्छा, आप ताहिर नहीं, मैं समझ गया। परसेंटेज अबंडेंस हो गई, और ये मास टू चार्ज। अब मान लो कि हमें एक नया एलिमेंट मिला। अच्छा फातिमा, यहां तक की बात आपको समझ में आई है बेटा? यस सर। अच्छा फातिमा, आपने जो ऑर्गेनिक का टेस्ट हुआ था वो दिया था? सर नहीं। नहीं दिया था, आपको पता था ना टेस्ट है? जी सर। अच्छा, क्या आपके पास लेक्चर बैकअप पूरा ऑर्गेनिक का मौजूद है? नो सर, वो बस पॉलीमराइजेशन के उन्होंने लेक्चर्स वो तो भेजे मैंने थे। ग्रुप पे भेजा था। नहीं, जो ऑर्गेनिक की लाइव क्लासेस आपकी मिस हुई थी, वो बैकअप आपने नहीं लिया अब तक? मैंने उनको वो मैसेज करा था, उन्होंने कहा था सेंड करेंगे, तो वो उन्होंने करा नहीं अभी तक। अच्छा, प्लीज दोबारा सर रिमाइंडर भेज दीजिएगा, क्योंकि जरूरत है ना आपकी, और ओके। एंड तक थोड़ी घसीटेंगे जी। इसको, ठीक है? चलो, तो अब एक ओके एक्स सर। एलिमेंट हमें मिला, ठीक है ना। अब एक्स एलिमेंट में जो हमें डेटा मिला भाई साहब, वो कुछ ऐसा डेटा मिला कि एक ऐसी कोई पीक मिली हमें, ठीक है। अच्छा, अल्लाह आपका भला करे, दूसरी पीक हमें ना, अल्लाह आपका भला करे, ऐसी मिल गई, ठीक है। इस पीक पर लिखा हुआ है 37, इस पीक पे लिखा हुआ है 35, जो कि इसका मास होगा, और इस पीक के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 75, और इसके ऊपर लिखी हुई है 25, विच इज बेसिकली द परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है ना। बेसिकली इट इज द परसेंटेज अबंडेंस, जो कि वाई एक्सिस से हमने निकाल के लिखी है। अब मेरे बच्चों, जब एलिमेंट एक्स की एनालिसिस हुई, तो अब इस डेटा पर हम कैसे मैथ्स अप्लाई करेंगे कि हमें इसका, क्योंकि प्राइमरी पर्पस क्या था, टू फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं AR निकालने के लिए, दैट इज M1 into A plus M2 into B and so on, divided by, इस फॉर्मूले को ऐसे ही याद रखो ताकि गड़बड़ ना हो, डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस सो ऑन से मुराद है कि अगर एक से ज्यादा ये दो से ज्यादा सेगमेंट्स बन जाए तो फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे। बेटा M1 क्या है? M1 है मास ऑफ पीक, और A उसकी अबंडेंस है। M2 है मास ऑफ सेकंड पीक, और B उसकी क्या है? अबंडेंस है। और A और B अगेन क्या है? अबंडेंसेस ऑफ द पीक है। यानी अगर हम इस डेटा पे अप्लाई करना चाहें, ईमान अरशद, इस डेटा पर अप्लाई करना चाहें M1 इंटू A, तो पहली पीक हमें कौन सी मिली है बेटा? 35 के मास पर, यस। और इसकी यस सर। 75, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 75, यस और नो? ईमान, सारा, यस सर। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, फिर M2 क्या है? सेकंड पीक, सेकंड पीक का मास कितना है? 37 इंटू अबंडेंस कितनी है उसकी? 25, डिवाइडेड बाय, भाई फॉर्मूला अप्लाई करना समझ में आ रहा है? M1 इंटू A, यस मतलब समझ में, सर। नीचे क्या है? सम ऑफ अबंडेंसेस, यानी A प्लस B। पहली अबंडेंस 75 थी, दूसरी कितनी थी? 25। अब इसको सॉल्व कीजिए, ताहा भाई सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए।
35.5. 35.5 आ रहा है भाई? यस सर। जी सर। क्या मतलब हुआ कि जो एलिमेंट x हम एनालाइज कर रहे हैं इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? 35.5 है। और आज के पीरियोडिक टेबल से हम जानते हैं कि ये एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन। अच्छा, क्या हमें इस डेटा से ये भी पता चला कि क्लोरीन का जो सैंपल होता है उसमें दो तरह के आइसोटोप्स होते हैं? क्लोरीन जब भी हम हासिल करेंगे तो वो प्योर क्लोरीन नहीं होती, उसमें 35 वाला आइसोटोप और 37 वाला आइसोटोप, दो तरह के आइसोटोप मिक्स हुए होते हैं। सारा मिनाहिल, क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है। अच्छा, चूंकि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है तो वैसे तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सारा मिनाहिल मुझे बताना जरा कि क्या अगर एग्जामिनर तुमसे उल्टा करके पूछ ले, यानी तुम्हें रिलेटिव एटॉमिक मास दे दे और तुमसे कोई अबंडेंस या मास निकलवा ले आइसोटोप का, तो इसी फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकोगे? यस भाई एक वेरिएबल जो नोन है वो अननोन बना दे और जो अननोन वाला है वो नोन बना दे, तो इंशाल्लाह वर्किंग हो जाएगी। हानिया, लाइबा, मुस्तफा, हो जाएगी सर। हो सर जाएगी। मुझसे तो नहीं हुई। सॉरी, सर मुझे उल्टे सिस्टम की समझ नहीं आई। उल्टे सिस्टम अभी सवाल कराऊंगा बेटा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल लिखो। अब ये सवाल मैं दे रहा हूं, इसको करो जरा। फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? यस सर। जी सर। Sir. चलो, एक आध दो सवाल करेंगे ना तो मेरी हर बात समझ में आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, अच्छा जी, ये आ गया। ग्राफ दे रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन में ग्राफ की फॉर्म में है, उम्मीद है कि आप समझ लोगे। और सारे बच्चों ने करना है भाई, बैठना नहीं है। यहां पर मास टू चार्ज रेशो है और यहां पर अल्लाह भला करे आपका रिलेटिव अबंडेंस है, ठीक है ना? रिलेटिव अबंडेंस है। अब जनाबे आली, आपको यहां पर एक पीक यूं दी हुई है और यहां लिखा हुआ है 27, इसके ऊपर लिखा हुआ है 20। दूसरी पीक आपको यूं करके दी हुई है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 124। अब जो बच्चे जो है ना, वो अक्सर फॉर्मूले में बच्चे मैंने देखा है वो नीचे 100 रट्टा लगाते हैं, 100, तो वो फंस जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया 100 का नहीं, आप a प्लस बी का रट्टा लगाओगे। इसके ऊपर लिखा हुआ है 63, और उसके बाद एक और पीक दी हुई है। ईमान, बात समझ में आ गई तुम्हें? नहीं आई है बेटा? ईमान, अरशद, जी सर आ गई। हाँ भाई, सारा थाड़वानी। चलो बेटा, इस एलिमेंट x का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, हो जाएगा? सर एक्स कहाँ है? सॉरी, किसका फाइंड करना है रिलेटिव? ओ जिस जिस एलिमेंट का डेटा दिया हुआ है, एलिमेंट x का ओके डेटा दिया हुआ है ना, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। ओके। हो जाएगा बच्चों? सारा यस सर। नाहिल हो जाएगा? अभी यार यस सर। फॉर्मूला वही है, क्या होगा? m1 Yes, sir. इस एलिमेंट के कितने आइसोटोप हैं? 3 3। फॉर्मूला क्या होगा? m1 इंटू ए, m2 इंटू बी प्लस m3 M3 into C डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। C। हाँ भाई, मुस्तफा हो जाएगा? यूसुफ, यूसुफ छाछड़, जी सर, हो जाएगा। करो बेटा, आज ही की तारीख में करना है। सर आंसर है 59.96। क्या बात है बेटा, वर्किंग के स्टेप तो नहीं खा रहे ना बेटा बच्चे? नहीं सर, वो तो अभी मैंने कैलकुलेटर में डाला है, अभी पूरा सॉल्व कर रहा हूँ मैं, लाइक पूरी क्या वर्किंग। बात है, क्या आंसर है? 50? 59.9। 59.96। यानी 60 हो गया सर ना? मैं 77.36। अबे यार, खुदा के बंदो, अगर इस बेसिक मैथ के क्वेश्चन में भी तुम लोग अलग अलग आंसर निकालोगे ना, मैं कह रहा हूं छत पे जाके कूद जाओ। अबे लल्लू हो, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कैलकुलेटर से करना है, इसमें भी दो आंसर आ गए अलग अलग। भाई दो रीचेक करो भाई, किसने गलती की हुई है, रीचेक करो। सर ये जो a प्लस बी है ये मास का प्लस करना। सॉरी,
ये जो a प्लस b प्लस c है ये masses को प्लस करना है। मासेस 27 तो नहीं बेटा, 56 अबंडेंस अबंडेंस मासेस तो m है ना। Okay. हम लोगों को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें 2 हफ्ते पहले पढ़ाई थी, मगर ये जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है ये तो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ ही पढ़ा लिया था हमने। जी जी, वहां पर मैं नहीं पढ़ाता हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ साथ पढ़ा रहा हूँ चंदा। Sir, सर 59.96. 59.96। जी सबने निकाल लिया है? हानिया, Yes, sir. ईमान, इंशाल। इंशाल का कोई जवाब? इंशाल क्या फातिहा पढ़वा? Yes, कोई जवाब? sir. नहीं सर, ठीक है, मेरा भी सेम आंसर है। चलो अब आ जाओ बेटा उस सवाल पर जो मैं कह रहा था, जिसमें किसी ने सवाल किया था सर ये उल्टा कैसे होगा। ठीक है, जिसमें हम रिलेटिव एटॉमिक मास आपको दे देंगे, मैथ्स है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं होने वाला, मैथ का कॉन्सेप्ट है। लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और उसके बाद हम फिर कंपाउंड वाली एनालिसिस पे करेंगे। लिखें, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ बोरॉन इज शोन बिलो। The mass spectrum of boron is shown below, whose atomic mass is 10.8. Whose atomic mass, अब देखो यहां पर AR दे दिया हमें, whose atomic mass is 10.8. It has two isotopes. It has two isotopes. It has two isotopes with abundances 23 and 100. With abundances 23 and 100. The mass of first isotope is 10. Find the mass of other isotope. Find the mass of other isotope. सिंपल सा सवाल है, मैथ्स है, कुछ भी नहीं है, मैं फिर भी समझा देता हूं। आपको फॉर्मूला क्या पता है? m1 इंटू ए प्लस, बोलो भाई, m2 इंटू बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। यस और नो? एग्जामिनर ने क्या कहा यहां पर? कहा कि रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 10.8। फिर उसने कहा कि दो आइसोटोप हैं, एक की अबंडेंस 23 है, एक की 100 है, तो अबंडेंस ये हो गई 23 और 100। यस और नो? अबे हाना जी बोलो, सर। हानिया, आफरीन, अबिहा, यही हो गई अबंडेंसेस। जी सर। उसके बाद उसने कहा कि एक आइसोटोप का जो मास है वो कितना है? 10। दूसरे का निकालना है, यानी बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है मामा? m2। मामा जी सर, M2. तो निकाल लोगे, बाकी सारी चीजें नोन है ना, तो एक वेरिएबल जो अननोन है निकल जाएगा, मैथ्स अगर आती है तो। जी सर, सबको शिफ्ट करेंगे, M को जी जी सब्जेक्ट बिल्कुल। बनाएंगे। फातिमा, हानिया, लाइबा, अजीज, सारा, ताहा, मुस्तफा, क्लियर है बेटा? यूसुफ, तैयबा, चलो जल्दी से करो, आंसर बताओ। जल्दी से करके आंसर बताइए। सर मेरा आंसर आ रहा है 10.985। जी बाकी लोग भी बताएंगे। 0.9. 0.9 व्हाट? नहीं बेटा, जरा ध्यान से करो, 0.9 तो आ ही नहीं सकता। 10.98। जी सर 10.985 है।
10.98 आएगा। आपने कहीं गड़बड़ कर दी होगी भाई। बाकी लोग भी प्लीज, जो जिसका नहीं आ रहा है बताएं मुझे। मिनाहिल तुम बेटा हो या तुम्हारे लिए भी फातिहा पढ़वा दें? हूँ सर। अरे हूँ तो बेटा कुछ पार्टिसिपेट तो करो क्लास में। हो रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर मेरा तो सर, गलत आया है। 10.9 आपका ही गलत है। मनाइल क्या कर रही हो भाई? सही से पुट करो ना। सर ये सॉल्व कर लेंगे, 1 मिनट, मेरा 11 आ रहा है। हाँ तो 11 भी सेम ही हुआ ना भाई। 10.985 तो 11 ही हो गया ना। नहीं 11.024 आ रहा है, मतलब अबे ठीक होगा 11 ही आपके। हुआ ना यार। हाँ ठीक है, सही है। क्या हो गया भाई? उसका 0.9 कुछ आ रहा है, वो थोड़ी सही होगा। अब क्या सॉल्व करूं इसको भी? 10 पॉइंट भाई सही क्या गलती की है चेक करो। मिनाहिल चेक कर लो। जी सर आप करें मैं करूँ। जब देखो बेटा, इतना बेसिक मैथ क्वेश्चन अगर गलत होगा ना, फिर मुझे घबराहट ज्यादा होगी कि एग्जाम में क्या होगा, क्योंकि इसमें गलत होना नहीं चाहिए था। ये है बेसिक सा। अब ये 10.8 है और ये इनटू हो जाएगा 123 और ये हो जाएगा 230 और ये हो जाएगा 100x। अब 123 इंटू 10.8 कितना होगा? सॉल्व 10.9 आ रहा है सर आंसर। 10.9 आ रहा है ना जी। जी। मनाहिल कौन सी इक्वेशन में गलती हुई है? सर मैंने ये मल्टीप्लाई नहीं किया था, प्लस कर दिया था। मा- 10.8 और 123। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं सर सही आ गया। फातिमा बेटा, आप प्राइवेट हो रेगुलर हो? सर प्राइवेट। फातिमा कोई कभी ऐसा हो गुस्से में गाली वाली दी कभी? कभी सच बताना। घर पर दिए, बाहर नहीं दी। हाँ बस अभी जो भी गाली आखिरी एक्सट्रीम दी है ना, वो मिनाहिल को मेरी तरफ से आप दे दें। प्लस कर दिया लल्लू ने, मल्टीप्लीकेशन की। सर दिल में क्या दे कर दूं? रही हो भाई? इसमें कौन सा मतलब रॉकेट साइंस है? आफरीन मेमन तुमने सही किया नहीं किया? जी सर मेरा भी 10.9 नहीं। चल, तो मेरे बच्चों उम्मीद है कि ये एलिमेंटल एनालिसिस आहावाइरी समझ में आ गया बिल्कुल पप्पू बच्चा? जी सर 100% समझ आ गया। चलो अब आगे असल गेम तो अब शुरू होगी ना। ये तो बच्चों वाला गेम था, ये लॉलीपॉप थी। अब आ जाओ आगे। अब हम आ रहे हैं कंपाउंड एनालिसिस की तरफ। ठीक है, ये है जो थोड़ा सा समझना है ये भी आसान, लेकिन थोड़ी सी गौर और फिक्र करनी पड़ेगी। कंपाउंड एनालिसिस, ठीक है ना। अच्छा, चूंकि इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं कंपाउंड एनालिसिस से, तो इसलिए ना गड़बड़ ज्यादा होने की चांसेस है। और इसमें काफी वैरायटी है, तो एक पूरा सेपरेट टॉपिक है। मैंने इसलिए बिल्कुल वाज़ेह हेडिंग्स लगा के कराया कि बच्चे को एंड में ना हो कि यार ये सर ने मास स्पेक्ट्रोमेट्री कौन सी कराई है, कभी बोल रहे हैं यार निकालने कभी। तो आपको ही समझ में आ गया कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो एप्लीकेशन है वो 2 लेवल्स पर है। एक बिल्कुल बेसिक एलिमेंट का लेवल है, और अब आ रहे हैं हम कंपाउंड के लेवल पर। अब जरा मेरी बात गौर से सुनना। मान लो कि हमारे पास एक कंपाउंड है ब्यूटेन। ऑर्गेनिक सबने पढ़ ली है माशाल्लाह। ब्यूटेन क्या होता है भाई? CH3 CH2 CH2 CH3, क्या यही है ब्यूटेन? बोलो। यस सर। यस सर। अब मान लें कि इस सैंपल को, अच्छा पहले तो हम एलिमेंट डाल रहे थे ना, एलिमेंट, अब एलिमेंट डाल रहे थे उसके अलग अलग आइसोटोप थे। अभी हमने कंपाउंड टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब उसी मशीन में कंपाउंड डाल दिए। अब आपको मालूम है कि हम इस पर क्या करेंगे, इसको वेपराइज करेंगे और उसके ऊपर बम्बार्टमेंट कराएंगे, और बम्बार्टमेंट से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यस और नो? यस सर। अब यस वैसे सर। 50,000 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अभी मैं 2 पॉसिबिलिटी समझा रहा हूं, ताकि मुझे ना वो बच्चे जहर लगते हैं कि मैं पूछूं। अभी चलो अभी पूछ ही लेता हूं, किसने पढ़ा हुआ है ये टॉपिक अच्छे से? किसने पढ़ा हुआ है जो कहता है ये हलवा टॉपिक है? तैयबा पूछूं सवाल? नहीं सर, मैंने कभी नहीं कहा हलवा लगता है मुझे। अच्छा नहीं नहीं, लेकिन है तो हलवा टॉपिक है, मुश्किल तो नहीं है ये। जी जी, लेकिन चीजें बहुत सारी है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। असल में बात, जो आप ऑर्गेनिक पढ़ते हुए भी AS A2 जो उन्होंने मेरे साथ पढ़ी है, मैं एक चीज पे हमेशा बात करता हूँ, पैटर्न। आपका पैटर्न किसी भी टॉपिक का क्लियर होना चाहिए कि भाई टॉपिक किस सीक्वेंस में चला, क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम से नहीं आता, कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। लेकिन मसला ये है कि जब हम कोई पैटर्नाइजेशन नहीं करते ना उसकी, तो जब हम 10 दिन के बाद रिपीट करने बैठते हैं तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एक बल्क में नजर आती है, एक अजाब के तौर पर। आपको उसकी जो बिल्डिंग ऑफ कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाती है। तो अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज पढ़ ली कि भाई किस तरह होता है। अब कंपाउंड की एनालिसिस में आ गए, तो अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन, लेकिन समझने का कॉन्सेप्ट है। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप ये
कहोगे कि यार ये वाली बात हमने कॉलेज में नहीं पढ़ी, और ये पढ़ने के बाद ही आपकी लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल हलवा क्लियर हो जाएगी, हलवा हो जाएगी। देखो बेटा, अब मिसाल के तौर पर ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, और ये बॉन्ड दिखा दिया मैंने, और ये CH3 है, या ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, और इस C को मैं और खोल देता हूं, CH3 वाले को, ये CH3, ठीक है। दूसरी तरफ मैं कहता हूं ये CH3 है, CH2 है, CH2 है, और ये CH3। जो बात तुम्हें पहले समझनी है और बड़ा नजर आएगी, अंधे नहीं हो तुम अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब किसी कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं तो उस कंपाउंड में मान लो, जरा कार्बन पे नजर डालो, कार्बन पे, चाहे ये वाला कार्बन हो, ये वाला कार्बन हो, या ये वाले कार्बन हो। मेरे बच्चे, ये कार्बन दो तरह के इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। मेरी बात बहुत गौर सुनना, नहीं समझ में आया तो पूछना, इसको अलग से भी लिखते हैं। ये कार्बन जब बॉन्ड बना रहा है मिसाल के तौर पर कार्बन के साथ, या ये कार्बन बॉन्ड बना रहा है मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के साथ, तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। बहुत पप्पू कंसेप्ट है ये। किसकी वीडियो ऑन हो रही है भाई? वीडियो बंद रखो। एक इलेक्ट्रॉन्स तो वो हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यस और नो? यस लेकिन क्या कार्बन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं, आप जानते हैं कार्बन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एटॉमिक नंबर 6 है ना, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो एक, अगर उसने 4 बॉन्ड भी बनाए हुए मिसाल के तौर पे, ये लोग 4 बॉन्ड बनाए हुए मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसका मतलब है आउट ऑफ 6 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए हैं, यस और नो? लेकिन उसके बावजूद भी 2 इलेक्ट्रॉन तो बाकी हैं या नहीं है? यस सर है, जिनको मैं यूं दिखा देता हूं फिलहाल। तो मैं अब इनके ना 2 वर्ड इस्तेमाल करूंगा। एक वर्ड बोलूंगा कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और दूसरा वर्ड मैं बोलूंगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अब समझना, एक वर्ड है कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इनर शेल्स के अंदर मौजूद हैं। और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब, या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपको अगर याद हो, हमने अभी प्रिंसिपल क्या पढ़ा था बेटा, कि जब हम कोई सैंपल टेस्ट कर रहे होते हैं तो पहले हम उसे वेपराइज करते हैं, गैसियस स्टेट में ले जाते हैं, और फिर उसमें बम्बार्टमेंट करते हैं। तो जब पार्टिकल की बम्बार्टमेंट हो रही है, अब मुझे यस और नो में जवाब देना, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज कि जो बम्बार्टमेंट वाला पार्टिकल है वो आए और आकर इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, यस और नो? बोलो भाई, आए और आकर इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, कार्बन के बॉन्डिंग नॉकआउट कर दे। जब ऐसा होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा या नहीं टूट जाएगा? बोलो। टूट जाएगा। बॉन्ड टूट। लेकिन क्या जरूरी है हमेशा बॉन्ड टूटे? नहीं। अगर वो जो बम्बार्टिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है वो आकर कोर इलेक्ट्रॉन को डिस्पैच करे, कोर इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करे, तो मेरे बच्चे आप देखते देखते क्या देखोगे? अच्छा, पहले पहला वाला केस समझ लो कि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन डिस्पैच होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा, तो बॉन्ड टूट गया, यस और नो? और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जबकि ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो ये न्यूट्रल रहेगा। भाई इतनी बेसिक आती है कि भाई एक कार्बन जिसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है, तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, तो आप जानते हो वेपराइजेशन में जब आयनाइजेशन करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो रिमेनिंग स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये पॉजिटिव फ्रैगमेंट बन जाएगा, यस और नो? यस सर सर जबकि ये वाला जो कार्बन है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो नॉकआउट नहीं हुआ, इसका तो इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, तो ये न्यूट्रल रहेगा, ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव, यस और नो? यस सर यानी यस सर। यानी 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 इमेजिन कीजिए कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये वाला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होने से, अगर आपको मैं समझा सकूं और आप मेरी बात समझ जाओ, तो इस जब हमने बम्बार्टमेंट की, रैंडम, टोटली रैंडम बम्बार्टमेंट, तो उस रैंडम बम्बार्टमेंट में क्या होगा कि ये अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ और वो भी ये वाला जो मैंने पॉइंट आउट किया है, तो ये वाला एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी, CH3 CH2 इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि ये चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया है, तो ये CH3 न्यूट्रल रहेगा, यस और नो?
भाई ये वाले बॉन्ड तो बाकी है ना, ये वाले बॉन्ड तो नहीं टूटे ना, तो ये CH2 के साथ एज इट इज अटैच हुआ है, जो पार्ट अटैच था, और जहां से बॉन्ड टूटा वो CH3 अलग हो गया, और ये एक यानी इसको फ्रेगमेंटेशन क्यों कहते हैं कि आपने देखा इस बम्बार्डमेंट के नतीजे में एक कंपाउंड में 2 फ्रेगमेंट पैदा हो गए, एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल, यस और नो? और सर इसके साथ Yes. फोर इलेक्ट्रॉन्स भी निकल गए, सॉरी, इसके साथ फोर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जब ये बॉन्ड टूटा तो फोर इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं कोर नहीं, साइड अभी पे तो हो गए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाला चंदा, क्या कर रहे हो, सारा एरो तो बनाया हुआ है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाला जिसकी वजह से बॉन्ड टूटा तो जनाबे आली हमने क्या देखा कि ये CH3 वाला पार्ट था ये अलग हो गया क्योंकि इससे बॉन्ड टूट गया, और ये पूरा पार्ट एक तरफ हो गया, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जबकि जो जिसका इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं हुआ उस पर न्यूट्रल चार्ज रहा। आ गए समझ में। अब मुझे बताओ, जब मशीन में से ये दोनों फ्रेगमेंट गुजरेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ईमान अशद, क्या कहते हैं इसको? फ्रेगमेंटेशन। ये जो फ्रेगमेंटेशन हुई, अब मशीन से जब ये दोनों सैंपल गुजारेंगे ताहा, तो क्या मशीन दोनों को डिटेक्ट करेगी या किसी एक को करेगी? सर सिर्फ एक को करेगी। एक, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल पढ़ाकर आए थे इंशाल्लाह, यहीं आ गई थ्योरी की इंपॉर्टेंस। प्रिंसिपल क्या था कि जब आप फ्रेगमेंटेशन कराते हो, बम्बार्डमेंट कराते हो, तो जो पार्टिकल होता है उसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो पॉजिटिव पार्टिकल होगा वो तो बिहेव करेगा, जो न्यूट्रल पार्टिकल होगा वो बिहेव नहीं करेगा, यस और नो? Yes, sir. यस सर। समझ में आई? तो इसलिए याद रखें, मशीन Yes, हमेशा sir. कौन से पार्टिकल्स को, कौन से फ्रेगमेंट को डिटेक्ट करती है मिनाहिल? पॉजिटिव फ्रेगमेंट को। तो ये वाला फ्रेगमेंट मशीन में डिटेक्ट नहीं होगा, हाउएवर ये वाला फ्रेगमेंट डिटेक्ट हो जाएगा, यस और नो? Yes. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब एक और बात समझो, मान लीजिए, अब मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट को ना सिंप्लीफाई कर दूं, ये ब्यूटेन का दूसरा केस देखिए। मान लीजिए कि जो बम्बार्डमेंट हमने की थी वो बम्बार्डमेंट होती, और वो बम्बार्डमेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में से किसी को भी नॉकआउट नहीं करती, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में से, बल्कि कोर इलेक्ट्रॉन में से नॉकआउट कर देती, कोर इलेक्ट्रॉन में। जब कोर इलेक्ट्रॉन में से नॉकआउट होता, मान लीजिए कि जनाबे आली ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं होता, बल्कि इस कार्बन के पास जो कोर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इनमें से ये इलेक्ट्रॉन में से कोई इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता, तो मुझे बताइए क्या अब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होने से पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी आता या नहीं आता? Yes, sir. यस सर आते हैं। क्या कोई बॉन्ड टूटता? नो। नहीं टूटता। मेरे बच्चे, अब पूरी बात की वैसे तो पॉसिबिलिटी बेइंतहा है, लेकिन पूरी बात की ना 2 कंक्लूजन हैं। आपको फ्रेगमेंटेशन का फिनोमिना क्या है? जब बम्बार्डमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होने से जो पीसेस, सेगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और ये प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। फ्रेगमेंटेशन प्राइमरीली 2 तरह से होती है, या तो कोर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा तो बॉन्ड भी टूटेगा, और एक पॉजिटिव फ्रेगमेंट बनेगा और एक न्यूट्रल फ्रेगमेंट बनेगा। लेकिन अगर कोर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा तो फ्रेगमेंट तो पॉजिटिव बनेगा, लेकिन बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो इसमें कंपाउंड ब्रेक नहीं होगा। क्या मतलब? अगर मान लीजिए कि इनमें से किसी भी कार्बन का कोर इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या कोई बॉन्ड टूटेगा क्या? नो। नहीं। No, आप sir. इमेजिन कीजिए, करो कि इस वाले का, इमेजिन करो कि इस वाले का कोर इलेक्ट्रॉन निकल गया, कार्बन का या हाइड्रोजन, किसी का भी निकल गया, तो आपको समझना क्या है कि अगर कोर इलेक्ट्रॉन पे हिट होता है तो कंपाउंड नहीं टूटता, बगैर टूटे वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, यस और नो? Yes, sir. तो Sir, बजाय neutral. न्यूट्रल क्यों प्रोड्यूस हो? कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होगा ना यहाँ पर, यही फर्क है Yes, sir. कि अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक न्यूट्रल और एक पॉजिटिव स्पीशी फॉर्म होगी, लेकिन अगर सिर्फ कोर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो फिर सिर्फ पॉजिटिव फ्रेगमेंट फॉर्म होगा। ये बात समझ में आती है? जी sir. बच्चों ये बात समझ में आती है? सबको एक बच्ची की आवाज आ रही खाली, मिनाहिल, सारा, Yes, तन्हा? sir. Yes, sir. एक आखिरी बात ट्राई कर लेते हैं। अब हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के कंपाउंड एनालिसिस की बात कर रहे हैं। कंपाउंड एनालिसिस में हमने समझने की कोशिश की कि जब हम कंपाउंड को वेपराइज करते हैं, वेपराइज करके उसमें बम्बार्डमेंट कराते हैं, तो वैसे तो बेतादाद पॉसिबिलिटीज हैं फ्रेगमेंटेशन की, वो तो सारी हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन 2 बेसिक फिनोमिना पे फ्रेगमेंटेशन होगी कि जो बम्बार्डमेंट है वो अगर कोर इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करे तो उसमें हम क्या देखते हैं? कंपाउंड टूटता नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर
हमारा कोई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नॉकआउट हो जाए तो फिर बॉन्ड टूटता है, एक फ्रेगमेंट न्यूट्रल बनता है जो मशीन में डिटेक्ट नहीं होता और दूसरा पॉजिटिव फ्रेगमेंट बनता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. कोई मसला? इंशाल ताहा बात समझ में आ गई है? ईमान तुमने पढ़ा हुआ है ना कॉलेज में सब? हानिया रिजवान को समझ में आ रहा है? फातिमा ताहिर को? यस सर। ईमान अरशद की आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई? ईमान, अल्लाह ताला ईमान की रूह को जन्नत में दाखिल होने का रास्ता बना दे, बेचारी फौत हो चुकी हैं। अरे अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाए। अबीहा सईद आपको समझ में आ गई बेटा? यस सर। सर बस थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर कर देंगे, मुझे लिखना है। तो बेटा मुझे एक बार सबकी तरफ से ना एक जुमला चाहिए कि क्या आपको ये बात समझ गए कि कंपाउंड एनालिसिस में फ्रेगमेंटेशन दो रूल्स पे होती है। कोर इलेक्ट्रॉन निकले तो एक ही फ्रेगमेंट बनता है और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस पर, जबकि अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दो फ्रेगमेंट बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल। मशीन में पॉजिटिव फ्रेगमेंट डिटेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. सर मगर सर। इलेक्ट्रॉन निकलने से पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या नहीं हो जाएंगे? अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये जो पॉजिटिव हुआ तो नहीं हुआ क्या? तो फिर दूसरा वाला आप कह रहे हैं जो निकलेगा? अरे क्या हो गया, नींद में तो नहीं थे भाई? ये अगर ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन किसका लूज हुआ? इस कार्बन का ना, तो ये पूरा सेगमेंट तो जी। पॉजिटिव ही हो गया, लेकिन इसका हाँ, इलेक्ट्रॉन इसके पास ही है ना, ये कैसे पॉजिटिव हो जाएगा? ओके। भाई दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकले, कोई एक इलेक्ट्रॉन निकला ना, ठीक है? तो समझना ये था। अब मेरे बच्चे इसमें बेतहाशा पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। आपको एक बात समझने आनी चाहिए लाजमी तौर पर कि अगर कोर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो मास चेंज नहीं होता। देखो ना, अगर इस कंपाउंड ब्यूटेन का मास निकाले कितना होगा? कितना मास होगा? इसका 15, इसका 14 और इसका 15, तो फिर 15 15 30, 14 14 58। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना बनता है? 58। तो अगर आप समझें कि इस वाले केस की बात करें तो ये जो फ्रेगमेंट बना है, क्या इस पूरे फ्रेगमेंट में कोई मास कम होगा? बोलो भाई। भाई No. ऐसे एटम्स मौजूद हैं तो मास इस यानी इस फ्रेगमेंट से जो पीक बनेगी क्या वो 58 पे बनेगी नहीं बनेगी? बोलो बेटा। Yes, sir. लेकिन अगर हम इस वाले केस की बात करें इंशाल मुस्तफा, तो यहां पर जो पीक बनेगी क्या वो 58 की बनेगी? भाई फ्रेगमेंट का मास 58 है क्या? No, यहां sir. पर नहीं है ना, क्योंकि इसमें से ये 15 तो अलग हो गया है और ये वाला 15 मशीन में डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो कितना मास बचा? 14 को 14 14 28 और 15 43। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस सैंपल की पीक को देखेंगे तो यह हमें मास 43 पे मिलेगी और इसकी पीक हमें कितने पे मिलेगी? 58 पर। यस और नो? यस सर। इंशाल रसूल बात समझ में आती है? मामा आफरीन, फातिमा ताहिर, हानिया रिजवान, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? हानिया रिजवान, हानी, जी सर, आ गया समझ। चलो ठीक हो। अब आ जाए मेरे बच्चों, एक प्रैक्टिकल ग्राफ को समझते हैं कंपाउंड एनालिसिस का। कुछ बातें मजीद बताते हैं आपको कंपाउंड एनालिसिस में। ये हमारे पास वही रिलेटिव या परसेंटेज अबंडेंस का एक्सेस है। अब हम कंपाउंड के एनालिसिस पे जा रहे हैं और ये हमारे पास क्या है भाई मिनाहिल? मास टू चार्ज रेशो। आपने एक कंपाउंड था उसे रन किया मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मशीन में और उस कंपाउंड को रन करने में मल्टीपल आपको क्या मिले बेटा? पीक्स मिल गए। ये मल्टीपल पीक्स क्यों मिल रहे हैं? ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन। यस और नो? ड्यू टू भाई अलग अलग लेवल पे जाके जब बम्बार्डमेंट होगी अलग अलग तरह के फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे या नहीं होंगे? Yes. ठीक है ना? अब इसमें एक बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरी, वो क्या कि कंपाउंड की एनालिसिस में सबसे हैवी पीक जो मिलती है, सबसे हैवी बुरा मास से बुरा, मिसाल के तौर मान लीजिए पीक 15 पर है या और मान लीजिए कि ये पीक जो है ना वो 28 पर है, ये 43 पर है और ये 58 पर है। ठीक है,
तो सबसे किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस में कहा जो सबसे बड़ी पीक, बड़ी समझ हाइट में नहीं मास में, सबसे जो हैवी पीक होती है उसे मॉलिक्यूलर आयन पीक कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन पीक। नाम सुना होगा, मॉलिक्यूलर आयन पीक। जब किसी कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो सबसे हैवी पीक होती है उसे मॉलिक्यूलर आयन पीक कहते हैं, और ये पीक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बताती है। क्यों? देखो अभी आप देखो, ये देखो अभी जो हमने पढ़ा था कोर इलेक्ट्रॉन निकला, तो कोर इलेक्ट्रॉन निकलने से ब्यूटेन की ये वाली पीक बनी थी, है जी? तो क्या ये पीक 58 पे मिलेगी? और क्या ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास 58 नहीं है ना? यस सर। तो जब कोई कंपाउंड बगैर फ्रेगमेंट हुए, ये फ्रेगमेंट नहीं हुआ, उसी में कोर इलेक्ट्रॉन निकला और पीक एक पॉजिटिव स्पीशी फॉर्म हो गई, तो जब कोई कंपाउंड की एनालिसिस हो रही है, जब वो ब्रेक हो जाएगा तो जाहिर है जो पीक्स बनेंगी वो कम मासेस की होंगी। तो सबसे बड़ी पीक कौन सी होगी? जिसमें वो कंपाउंड ब्रेक नहीं हुआ, और इसीलिए हम उस पीक को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन पीक। और ये पीक हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड बताती है। ये पीक हमें क्या बताती है बच्चे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो सबसे आखिरी पीक होती है, हैवी पीक होती है, दैट पीक इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन पीक, M+ पीक, एंड दिस डिटरमाइंस द मॉलिक्यूलर मास। एंड लॉजिक इज, हानिया लॉजिक क्या है कि अगर कोई कंपाउंड में फ्रेगमेंटेशन ना हो, कोर इलेक्ट्रॉन निकले, बगैर ब्रेक हुए वे पॉजिटिव चार्ज दे, तो यही पॉसिबिलिटी है सबसे हैवी पीक की। क्योंकि अगर वो फ्रेगमेंट हो जाएगा, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो फिर तो पीक इससे छोटी बनेगी ना। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये 43 पे बनी, अगर ये मजीद टूट जाए इंशाल्लाह, अगर ये मजीद टूट जाए तो पीक इससे भी छोटी बनेगी। बात समझ रहे हो भाई? अभी आप आफरीन, फातिमा, अगर कंपाउंड टूटता जाएगा, यूसुफ, ताहा, सारा, तो पीक छोटी होती चली जाएगी। तो अगर कंपाउंड की हम सबसे बड़ी पीक की बात करें तो वो पीक है मॉलिक्यूलर आयन पीक, और ये उसी वक्त बनती है जब कोर इलेक्ट्रॉन डिसलॉज होता है और कंपाउंड बगैर फ्रेगमेंट हुए हुए पॉजिटिव पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो खैर लॉजिक तुम समझ गए हो। अब तुम्हें डायरेक्टली बात याद रखनी है कि भाई अगर एक कंपाउंड की एनालिसिस हुई और आपको ये पीक्स मिली, तो सबसे बड़ी जो पीक है वो किसकी वजह से मिली है? सबसे बड़ी पीक को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन पीक कहते हैं। इज दैट क्लियर? और ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करती है। अब एग्जामिनर क्या कहेगा? एग्जामिनर कहेगा ये मास स्पेक्ट्रम है ब्यूटेन का, मिसाल के तौर पे कहेगा मास स्पेक्ट्रम है ब्यूटेन का, बताइए इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, और बताइए इसमें जो पीक हैं, जो पीक्स आ रही हैं, वो किन किन फ्रेगमेंट्स की वजह से आ रही। आए इसको देखते हैं। तो जल्दी से बताएं इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी वाली है? मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी वाली है? 58 वाली। ठीक है ना? तो रिलेटिव मास कितना हुआ इस कंपाउंड का? इंशाल 58 हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब एग्जामिनर पूछेगा कि ये जो चार पीक्स आ रही हैं 15, 28, 43 और 58, ये किन फ्रेगमेंट्स की वजह से आ रही हैं ये बताइए। तो सबसे पहले 58 का बताएं। तो ब्यूटेन क्या होता है? CH3, CH2, CH2 और CH3। तो अब 58 वाली पीक किसी वजह से आएगी? जब इसी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। सुनो, मास कैलकुलेट जाओ ना कि अगर पूरे ब्यूटेन में किसी भी एक कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मास के हिसाब से ये 58 बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। भाई मुझे एक यस नहीं चाहिए, बाकियों को समझ में आना। सारा, मिनाहिल, भाई 58 कब आएगा? फातिमा, हानिया, ईमान, जब पूरा का पूरा कंपाउंड इन्वॉल्व हो रहा। अब 43 वाली कब आएगी बताओ? कॉमन सेंस लगाओ, कैलकुलेशन लगाओ। 43 वाली कब आएगी? फ्रेगमेंट जब होगा। कौन सा फ्रेगमेंट? फ्रेगमेंट लिखना पड़ेगा ना। 43 वाली किस्म देखो, जो CH3 यूनिट होता है इसका मास 53 होता है, जो CH2 यूनिट होता है इसका मास 14 होता है। तो अगर तुम देखो तो 43 और 58 में कितना गैप है? 14 यूनिट्स का गैप है। कितना गैप है? 15 यूनिट्स का, 15 का गैप है ना। इसका मतलब है क्या कि मॉलिक्यूलर आयन में से एक 15 वाला पार्ट माइनस हो गया। 15 वाला पार्ट कौन सा होता है? CH3 वाला। इसका मतलब है ये वाली पीक किससे आएगी? CH3, CH2 पॉजिटिव। यस और नो? यस सर। भाई मैंने क्या कहा? फ्रेगमेंटेशन की बेतहाशा पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब आपको एग्जामिनर बोलेगा कि जो पीक मैंने बताई है ये बताओ किस फ्रेगमेंट की वजह से आई है। अब बताओ 28 वाली पीक किसकी वजह से आएगी? 28 किसके बराबर होता है? 14 + 14। तो 14 + 14 का मतलब क्या हो गया? 28 वाली पीक कैसे आएगी बताओ भाई? या चलो 28 नहीं, इसको 29 कर लेते हैं। 29 वाली पीक कैसे आएगी?
दिमाग लगाओ, एक CH3 यूनिट का मास कितना हो गया 15, और उसके साथ अगर एक CH2 यूनिट जोड़ दें तो क्या ये मास में 29 बन जाएगा? यस सर। Yes, sir. सर उसके बाद एग्जामिनर कहता है 15 वाली, 15 किसका मास था भाई? CH। CH3. अगर कोई CH3 फ्रेगमेंट बनेगा तो उसकी पीक किसमें मिल जाएगी? 15 पर। तो आमतौर पर आपको सवाल कैसे मिलेगा कि आपको एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री का डेटा दिया जाएगा, उसमें मल्टीपल पीक्स बताई जाएंगी, कंपाउंड के बारे में पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी पीक कौन से फ्रेगमेंट से बन रही है। तो आपने दिमाग लगाना होगा, आपने थोड़ा सा तिगड़म दौड़ानी होगी कि कौन से एटम्स की कॉम्बिनेशन में मास इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जैसे जैसे मास की इक्विवेलेंसी आती जाएगी आप वो फ्रेगमेंट्स लिखते चले जाओगे। इज दैट क्लियर? यस सर। Sir. यस सर। मौजूद या मर गए? नहीं सर मैं मौजूद हूँ। मौजूद है, अभी तक तो मौजूद है। चलें, अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, लिखें द मास स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोपेनोन। ऑर्गेनिक सबने पढ़ी हुई है। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोपेनोन is shown below. Is shown below. Determine the molecular mass. Determine the molecular mass and the fragments responsible for the peaks. अब एक बार देख लो, प्रोपेनोन क्या होता है भाई? CH3 CO CH3। आपको ऑर्गेनिक की नॉलेज तो है ना भाई, 3 कार्बन का कीटोन होता है ना प्रोपेनोन। यस सर। Yes, sir. अब आप उसमें पहले से मासेस का अंदाजा कर लो, ये 15 का यूनिट का मास होता है, ये 15 का होता है, और CO का मास कितना बनेगा? ऑक्सीजन 16 और कार्बन 12, 28 है ना। आप इंडिविजुअली एटम की ग्रुपिंग कर लोगे ना, उससे फ्रेगमेंट बताना आसान होगा। सबसे पहले पूछा मॉलिक्यूलर मास कौन सा होगा, तो मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी होती है भाई? सबसे हैवी वाली। सबसे हैवी पीक कौन सी है? सबसे हैवी पीक कौन सी आ रही है? 58 पे। यस और नो? Sir. यस सर। तो इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक कहां आएगी, कौन सी हो जाएगी? सर 58। 58। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी कितना हो जाएगा? 58। अब कौन सा फ्रेगमेंट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मॉलिक्यूलर आयन पीक के लिए कौन सा फ्रेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है 58 वाले के लिए? CH3 CO CH3। अच्छा, ये पॉजिटिव हम कहीं भी लगा सकते हैं, हो सकता है इस कार्बन पे लगा दो, कहीं भी लगाओगे सही होगा, क्योंकि हम कब कह रहे हैं कब बनती है? जब किसी कार्बन का भी कौन सा इलेक्ट्रॉन डिसलॉज हो जाए? कोर इलेक्ट्रॉन। अगर इस कार्बन का हो जाए तब भी हो जाएगा, तो कहीं पर भी पॉजिटिव लगाएंगे सही होगा। इज दैट क्लियर? Yes. अब बताओ 58 के बाद 43 वाली कब बनेगी? भाई पार्टिसिपेट करो, शाबाश। 43 वाली कब बनेगी? तिगड़म लगाओ। CH3CO. मैथ्स है ना भाई, CH3 और CO। अगर हम CH3CO कर ले 15 और 14 तो ये 43 बन जाता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। फिर उसके बाद कौन सी है? 15 वाली। 15 वाली कब बनेगी? CH3 पॉजिटिव। कोई मसला भाई? ऑनलाइन वालों sir. पार्टिसिपेट कर No, लो sir. थोड़ा। लाइव No, sir. अजीज, बात समझ में आई है? जी सर। आ गई बात समझ में। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो, ये बड़ा है थोड़ा। सवाल भी अच्छा है। अल्लाह अकबर। चलो भाई, ओ लेवल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ा था? यस यस सर। सर। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने का टाइम आ गया। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, कॉपी कर रहा हूं मैं। ईमान अरशद समझ में आ रहा है? सारा थाड़ावानी? जी सर आ रहे। जी सर आ रहे। ये आ गया सवाल। अब इस सवाल में क्या है? एन ऑर्गेनिक एसिड हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन। ओ लेवल्स याद कीजिए। बाय मास, कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन 53.3%।
its mass spectrum shows major peaks including the molecular ion at the following Me values 15, 43, 45 and 60. Calculate the empirical formula of the acid and use the mass spectrum to suggest its molecular formula and its structural formula. By suggesting their molecular formula, identify the various species responsible for the peaks in the mass spectrum. ठीक है जी, लंबा सवाल है। सबसे पहले तो आप क्या निकालेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। भाई याद है कैसे निकालते थे एम्पिरिकल फॉर्मूला? पार्ट ए सॉल्व करेंगे। कैसे भाई? कार्बन की कितनी परसेंटेज गिवन है? कितनी थी भाई? 40 है जी। हाइड्रोजन 6.7 और ऑक्सीजन की कितनी है? 53. कैसे होता था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? सबसे पहले क्या करते थे बेटा? जो परसेंटेजेस होती हैं इनको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। सॉल्व करते जाओ, बताओ क्या आ रहा है? 40 डिवाइड बाय 12 इज 3.3. 6.7 divided by 1 is 6.7. 6.7. 53.3 divided by 6 is 16 is 3.33. 3.33. ये क्या होता था? सबसे पहले हम परसेंटेज को कन्वर्ट करते थे मोल रेशियो। जब मोल रेशियो आ जाता था फिर क्या करते थे? सबको सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो से डिवाइड कर देते थे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 3.3 है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या भाई याद आ गया सबको या नहीं आया? Yes sir, याद आ गया। यस सर, याद आ गया। 1 H2 और O। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बताएंगे? भाई क्या हमें मॉलिक्यूलर मास पता है? नहीं पता। जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है वो सबसे कौन सी वाली पीक होती है? हैवीएस्ट पीक। हैवीएस्ट पीक Yes. 60 वाली। तो क्या हमें मॉलिक्यूलर मास पता है 60 है? यस सर। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते थे? याद है? पहले n निकाला करते थे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला ओ लेवल्स याद करो, क्या होता था? एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। और n कैसे निकालते थे? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है इस कंपाउंड का? 60। एम्पिरिकल मास यहां से निकालोगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो आ जाएगा 30। डिवाइड करेंगे तो n कितना आ जाएगा? 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला की जगह आ जाएगा CH2O और n की जगह आ जाएगा 2। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? C2H4O2। क्या ये बात सबको समझ में आ जाती है? ये तो ओ लेवल्स की बात थी। Yes sir. कोई मसला, कोई परेशानी? नो सर। नो सर। तो सवाल में क्या कहा था? ऑर्गेनिक। अच्छा देखो, सवाल में कहा था ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसमें 2 ऑक्सीजन आते हैं? भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें, जिसको हम एसिडिक कहते हैं? ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ये कंपाउंड किससे बिलोंग कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। आओ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लें। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। 2 कार्बन का मतलब क्या हो गया? पहले आपने लगाया COOH और उसके साथ जोड़ा CH3। तो देखो फॉर्मूला पूरा हो गया। Yes sir. C2H4 और O2। क्या फॉर्मूला पूरा हो रहा है? जी सर, हो रहा है। अब हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी मिल गया। अब आसान है। अब आपसे उसने क्या पूछा था कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आ जाएगा तो वेरियस पीक्स बताइए जिसकी वजह से ये आ रहे हैं। कौन कौन सी पीक आ रही थी? 15, 43, 45 और 60। 15 कौन कौन सी पीक थी? 40, 60 वाली आ रही थी, 45 वाली आ रही थी, 43 वाली आ रही थी, 15 वाली आ रही थी। 60 वाली किसकी वजह से आएगी भाई? 60 वाली COH. कंपाउंड की वजह से ना, CH3COOH पॉजिटिव कार्बन पे लगा देते हैं। 45 वाली किसकी वजह से आएगी? 45 का मतलब है 15 माइनस हो गया ना। 60 में से 15 माइनस 15 CH3 का। इसका मतलब है किसकी वजह से आएगी? जी बेटा। मैं क्वेश्चन है ये पॉजिटिव साइन किस पे लगाएंगे आप? जी बेटा किस पर? 60 में? कौन से वाले कार्बन पे? किसी, मैंने बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसी में भी लगा दो। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद 45 वाली किसकी वजह से आएगी बेटा? आप देखो 60 में से 15 माइनस करो तो 45 आता है। तो 15 किसका मास होता है? CH3 यूनिट का। इसका मतलब है CH3 यूनिट निकल गया है, ये COOH की वजह से आ रहा है। यस और नो? यस सर। अच्छा फिर 43 किसकी वजह से आएगा? 43 किसकी वजह से आएगा? 15 इसका मास है। इसका मास कितना है? 28 और इसका मास कितना है? 17। ऑक्सीजन का 16 और OH निकल जाएगा। तो किसकी वजह से आएगा? CH3 CO पॉजिटिव। ये 43 बनेगा। और फिर 15 किसकी वजह से आएगा? CH3 पॉजिटिव की वजह से।
अगर मैं कहता 17 की भी एक पीक आ रही है तो 17 किसकी वजह से आता? OH पॉजिटिव की वजह से। यस और नो? यस सर। भाई मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ, ये पल्ले भी पढ़ रहा है। लाइबाजी सर जरा क्वेश्चन दिखाते हैं, मैंने ये उसकी पिक्चर ले। पिक्चर तो लेते रहोगे, कुछ पल्ले भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर, सर मैं- पहले। जी सर पढ़ा है। फ्रेगमेंटेशन में असल गेम क्या है कि आपके जो ग्रुप्स है ना, उन ग्रुप्स के आप मासे साइड में रख कर लो, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पीक में कितना माइनस हो रहा है, तो वो वाले फ्रेगमेंट्स आ रहे होंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में जो है ना वो आने की चांसेस रहते हैं इस टॉपिक से, जिसमें आपको उसने फॉर्मूला भी निकलवा लिया, आपको उसने जो है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकलवा लिया और पीक के फ्रेगमेंट्स भी निकाल लिए। जी ताहा, आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है ना ये सारा? नहीं सर ये क्वेश्चन ही क्या। ईमान अरशद, जी सर। समझ में आ गया तुम्हें? जी स्कूल में किया हुआ है तुमने ये? सर हुआ तो था लेकिन मैं गई नहीं थी। और सारा थाड़वानी आपने? जी सर किया है। तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ या ऊपर पेल रहा हूँ खाली? नहीं नहीं सर, अच्छा पढ़ा रहे। क्या बात है। चलो भाई, तो मेरे बच्चे ये हम आज के लिए इसको कंक्लूड कर रहे हैं। ये हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का ऑलमोस्ट 70% हिस्सा कवर हो गया, 30% अभी भी बाकी है। जी बेटा। वो इंफ्रारेड वाली क्या आप लेक्चर भेज देंगे? मेरा कल पेपर है। तो मिस ने तुम कह रही हो पढ़ाया ही नहीं है, तो मिस क्यों देंगी एग्जाम में? नहीं सर, वो उन्होंने पता नहीं कब पढ़ाया, वो मैं फोन ही नहीं चला रही थी तो उन्होंने कोई ऑनलाइन क्लास ली थी, मुझे पता अगर ही नहीं। पढ़ा दिया है फिर तो लाजमी आएगा, क्योंकि IR जी सर स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगा, उन्होंने बोला है। हाँ, उन्होंने बोला है कि आएगा। तो छोड़ देना। क्यों? भाई तो मिस से पढ़ना चाहिए ना, मैं तो अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, तुम्हारी मिस के लिए पढ़ाता रहूंगा मैं। सर पुराना लेक्चर भेज देना। चलो हसनैन से बोलो, राब्ता करो, उसका दिमाग खाओ कि भाई मुझे IR का लेक्चर, क्योंकि पुराने बैकअप में होगा, ये मेरे पास तो नहीं है, मेरे लैपटॉप सर में। बात सुने। जी बेटा। सर ये लास्ट क्लास वाली मैंने आपको वॉइस मैसेज भी किया था, लास्ट क्लास वाली रिकॉर्डिंग चाहिए। लास्ट पास क्लास पेपर छुट्टी वाली। की, पहले तो ये बताओ मुझे। सर वो बस मसला था जरा एक। बस मतलब ऑर्गेनिक के पास पेपर्स का मैंने कुछ कराया था क्लास में, लास्ट क्लास में पास पेपर प्रैक्टिस के ऊपर क्लास थी, तो मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह ताला। बस सर वो भेज दीजिएगा, आज लेनी है, आज देख लो। जी बेटा। ऑर्गेनिक के जो पिछले लास्ट लेक्चर्स है ना जितने भी, वो यूट्यूब पर अपडेट कर दें। अपडेट कर दो। और कोई हुक्म है और फरमा दीजिए। सर जी यूट्यूब पे नहीं है। सर ऑर्गेनिक के सिर्फ बॉक्स क्वेश्चंस करने थे ना, और तमाम रिएक्शंस वाले करने थे, बॉक्स वाले में तो रिएक्शंस हैं ही, उसके अलावा भी हैं रिएक्शंस, बागौर देख कर करने थे। ओके ठीक हो गया मेरे बच्चों। सर मास आप हसनैन भाई को बोलना प्लीज। मैं भी बोल भी देता हूँ आपकी मोहब्बत में, लेकिन ये कि करेंगे वही, ठीक है ना? तो उस जरा तमीज से बंदा दुआ करके पूछे, गन पॉइंट में नहीं। IR इतना मुश्किल टॉपिक है नहीं, लेकिन अगर पढ़ोगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बहरहाल तो बेटा हानिया तुम्हें समझ में आनी है, आमीन आ गया? फातिमा ताहिर समझ में आया यहाँ तक? तैयबा, यस सर। तैयबा अभी भी कोई कंफ्यूजन है तुम्हें तो बताओ मुझे यहाँ तक में। अब समझ आ गया। अब आ गया ना, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। आज बेटा हम लोग M+ पीक तक आए, इंशाल्लाह ताला वेंसडे को हम लोग M+2 M+4 पीक पढ़ेंगे, ठीक है ना? जी सर। इंशाल्लाह फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बायोलॉजी A2 की क्लास जो है वो 7 मिनट